जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वैद्स आईएएस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 दिसंबर यानी कि आज की तारीख पीसीएस प्रीलिम्स पेपर फाइनली जीएस का हो गया। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक उसका सीसैट का पेपर भी जो है वो हो चुका होगा। तो क्योंकि पेपर हो चुका है तो एज यूजुअल आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, आपको आंसर्स देने हैं, क्योंकि सभी लोग अब पेपर के बाद फिर हर बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो उसको क्वेश्चंस के बाद फिर आंसर्स जो है वो चाहिए होते हैं, ताकि ये पता चल सके कि प्रीलिम्स जो है उसका वो क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब फिर आगे वो अपनी स्ट्रेटजी बनाए मेंस वगैरह के लिए वो लगे। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीक्वेंस में मैं अभिषेक मिश्रा आपके साथ इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करूंगा। जहां तक रही बात पेपर के एनालिसिस या पेपर का जो ट्रेंड रहा, देखिए टू बी वेरी स्ट्रेट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, पीसीएस का जो पेपर होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा या उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। क्लियर, ये कहना कि यूपी पीसीएस ने एकदम यूपीएससी कोई लेवल को फॉलो कर लिया है, ये है वो है, ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं है। यूपीएससी का अपना लेवल होता है, अपना स्टैंडर्ड है, पीसीएस का अपना स्टैंडर्ड है, अपना लेवल है। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट वाइज हैं, एज यूजुअल जो रहते ही थे। कुछ क्वेश्चन रीजन और असर्शन के हैं, वो भी एज यूजुअल रहते ही थे। और कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, मींस 4 ऑप्शन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। तो कहने का मतलब ये है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग भी जब एग्जाम दिया करते थे तो लगभग लगभग ऐसा ही रहता था। हाँ, ये जरूर है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस का जो नंबर है, जो उसका एरिया है, वो उन्होंने बढ़ाया है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस को देखते हैं। इकोनॉमी से लगभग लगभग 25 क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किए जो स्ट्रेट अवे इकोनॉमी से क्वेश्चन आए, और लेवल इकोनॉमी का भी बहुत जो है, हम उसको ना इजी कहेंगे ना हम उसको बहुत टफ कहेंगे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ज्यादातर उन्होंने फोकस जो किया है वो स्कीम पर किया है, स्कीम की क्रोनोलॉजी उन्होंने पूछी है, मैच द कॉलम में दे दिया है, ठीक है। तो एक ही आपको आइडिया देता है कि आपको while preparing your economy you have to focus more on the schemes that are introduced by the government, okay, both by the center as well as by the state. बजट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना यूपी के बजट से और ना ही सेंटर के बजट से, बट दैट डजंट मीन कि आगे के एग्जामों में नहीं आएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इकोनॉमी का लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर रीजन असर्शन क्वेश्चन। अब इसमें असर्शन जो है, स्टेटमेंट है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ओके। और रीजन जो दे रहा है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। ये आपका रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे कि जो ये एक्सचेंज रेट होता है, आप देखिए, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं उसमें जब एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं तो जनरली एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, फ्लोटिंग होता है, दैट इज द फ्लेक्सिबल। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वहां तो हार्डकोर गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहता है, बट जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वहां पर जो नेशनल करेंसी की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, assertion is correct। जो रही बात रीजन की, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो आंसर है आपका वो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका सी वाला जो आंसर है वो आपका ठीक होगा कि ए सही है और आर गलत है, ठीक। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इकोनॉमी का। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो कह रहा है, ये भी रीजनल सेशन का ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन HDI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग इन इंडियन स्टेट्स। और इसका जो रीजन दे रहे हैं, कह रहे हैं द अंडरलाइनिंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। तो अगर हम देखें कि जो HDI है दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, अगर किसी भी देश का या किसी भी राज्य का HDI अच्छा है तो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो गोल है वो हम अचीव करेंगे। तो इसका जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी इसका सही है और सही व्याख्या भी कर रहा। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। बोथ A and R आर ट्रू, करेक्ट, and R is the correct explanation of A. So the right answer is your D1. Okay. Now दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब उठाते हैं। ये आपका मैच दी कॉलम है कि कौन सा स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर किस स्टेट का रहा 19 से 23 तक के टाइम पीरियड में, उसमें आपको मैच दी कॉलम करना है, उसमें आपको रैंक करना है। तो अगर हम देखें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, और फिर 1 2 3 और 4 तो आपको मैच करना है। तो इसमें अगर आप मैच करेंगे तो अभी चीजें चेंज हो गई हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा देखेगा, स्टूडेंट देखेगा, कहेगा महाराष्ट्र होगा या कर्नाटका होगा, बट आज की तारीख में 29 और 23 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। तो उत्तर प्रदेश है फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट रैंक। तो अगर हम बी को 1 पे मिला लें तो ये बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको कहीं और नहीं जाना, स्ट्रेट अवे मिल गया, बाकी पढ़ने की क्या जरूरत। जब आंसर मिल गया खत्म बात, आगे बढ़ जाना है हमको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका इकोनॉमी से आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं with reference to national intellectual property right policy, consider the following statement. It reiterates India's commitment to Doha Development Agenda and the TRIPS Agreement, and Department of Industrial Policy and Promotion is a nodal agency for regulating intellectual property rights in India. Both are correct. दोनों ठीक है, both first and the second, both statements are true. Now moving to the next question. Next is आपका जो क्वेश्चन है इकोनॉमी का, फिर वो क्वेश्चन जो मेरे पास बुकलेट है, फिर उसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। सो वेयर इज 37? 37 क्वेश्चन नंबर 37, ये आया आपका 37 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 37 क्वेश्चन आया आपका, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टारगेट है 2030, उसमें गोल नंबर 4 किससे रिलेटेड है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से वो बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार, तो ये एक ट्रेंड है कि आप SDG को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। फिर इसमें पूछा इन्होंने गोल नंबर 4 क्या है, तो गोल नंबर 4 इज मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात हुई है गोल नंबर 4 में। तो इसका डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, 38। ठीक, अब 38 कह रहे हैं विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड JM Keynes इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्लियर, मैं मतलब डाउट है इन द सेंस का मतलब कि आप देखिए कि इसमें कहा इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अगर अब भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, समझ रहे हैं आप, 3rd लार्जेस्ट हमारा बनने का टारगेट है, और एग्जामिनर कह रहा है आपसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो फिर डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। और JM Keynes इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नो, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। 3rd स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट भी केवल इसका सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इस पर मैंने डाउट लगा रखा है कि आयोग अब इसको क्या लेता है। देखिए ऐसा है कि अगर आयोग इमर्जिंग इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मानता है उनके अकॉर्डिंग, तब तो फिर 1 और 2 सही हो जाएगा।
क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एडम स्मिथ है, ये तो फैक्चुअल है, एकदम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ये कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। तो फिर इसमें थर्ड वाले मतलब इसमें तो फिर कुछ जाना ही नहीं कि एडम स्मिथ है, केनीज इज नॉट द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने फिलहाल डाउट में रखा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, बट क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो लेट अस सी कि आयोग क्या ले रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट को आयोग कैसा कंसीडर करेगा। अगर उसने पहले स्टेटमेंट को सही मान लिया, जो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, तो अगर वो पहला स्टेटमेंट सही मानेगा तो फिर 1 और 2 सही हो जाएगा। लेकिन होपफुली जो मुझे लगता है वो फर्स्ट को गलत ही मानेगा, बिकॉज इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, नॉट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी both are different types of economies, so how can you compare these two economies that both are similar economies? दोनों similar economies नहीं है। तो let us see कि आयोग इसका क्या आंसर देते हैं। ओके, चलिए फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप डाउट पे ही रखिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 39, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ऑथेंटिक आंसर मिले, आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो और आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े और आप एक ही जगह, एक ही चैनल, एक ही जो है वीडियो देखें और वहीं से आपका आंसर सही हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 39 मैच द कॉलम है। कह रहे रेमिटेंस के मामले में आपको इसको मिलाना है। रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब जो लोग, भारत के लोग जो विदेशों में बसे हैं, वो कितना पैसा इंडिया भेजते हैं। तो अगर हम रेमिटेंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा देखिए इंडिया को ही आता है, तो इंडिया कम्स फर्स्ट। तो अगर हम सी को 1 मिला लें तो क्या हमें आंसर मिलता है? तो अगर हमने सी को 1 मिला लिया तो हमको आंसर जो है वो मिल जाएगा, दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। समझ रहे हैं आप? तो सी, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री हो गया आपका, तो आपका आंसर सही हो गया, सी इज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया। आई होप गॉट द पॉइंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इकोनॉमी का। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे विद रेफरेंस टू इंडिया, आपको ये इन सारे में से बताना है कि कौन जो है स्टेप है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हमको सबको फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ने के लिए आपको बैंक से जोड़ना पड़ेगा। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आरआरबी का बनाना और विलेजेस को जो है बैंक ब्रांचेस के द्वारा एडॉप्ट कर लेना, ये तीनों ही जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएगा। तो यहां पर ए स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1, 2 and 3 ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। सो लेट अस सी नाउ विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप सब जान रहे हैं कि पहले ये मिशन था 2007 का, फिर 2013 में एक कानून हमारी संसद ने बनाया फॉर फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड बिकेम द फंडामेंटल राइट। कह रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विल कवर 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। यस, करेक्ट। इट हैज अ स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। यस, करेक्ट। इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन जुलाई 5, 2010। रॉन्ग, क्योंकि ये कानून बना है 2013 में। तो कौन सा सही हो गया? 1 और 2 सही हो गया, 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम लोग जल्दी से देखते हैं कि इकोनॉमी के और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो अब इकोनॉमी क्वेश्चन 73। ओके, 73, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मेहनत, ऑब्वियसली बात है पीसीएस के पेपर में देखिए ऐसा है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर करते हैं, डेट्स वगैरह वो ज्यादा आपसे कहेंगे सीक्वेंस में रखिए, ये सब चीजें। तो जो लोग भी अब आगे देंगे पीसीएस का पेपर, फॉर देम माय ऑनेस्ट एडवाइस इज कि आप जो है थोड़ा फैक्ट्स वगैरह पर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 73, बहुत सिंपल सा है। कह रहे एचडीआई का कौन सा इसमें इंडिकेटर जो है वो यूज होता है। ठीक, तो एचडीआई में कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं? इनकम लेवल, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट यूज नहीं होता, तो थर्ड हटा दीजिए। 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द डी आंसर।
सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 74 में, सीक्वेंस में रखना है आपको जो भी स्कीम्स दी है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। अब इसको क्रोनोलॉजी में रखना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो 2001 में शुरू की गई थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1995 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में आया था, 1993 में। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है ये बेसिकली आपका 2001 में आया था। तो अगर आप इस तरीके से सीक्वेंस में रखेंगे तो सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, 3, 2, देन 1 एंड देन 4। ओके, तो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 76। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है यहाँ पर। ये भी स्कीम से रिलेटेड है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैच द कॉलम है, आपको बताना है कि कौन सी योजना कौन सी तारीख को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है और आपका जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था, 2014 में। तो सी का 2 मिला, तो ए आंसर इसका हो गया 4321 इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक ऑप्शन के मिलने से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमी का। ये भी सीक्वेंस मैच द कॉलम का है। क्वेश्चन नंबर मेरे बुकलेट में 82 है। अब 82, ये रहा 82, और इसमें एक्चुअली में रिपोर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, आपको मैच करना है कि कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ए का 3 हुआ, क्या ए के 3 से मिलता है? तो ए के 3 से 2 मिल रहे हैं, यानी कि सी और डी तो नहीं होगा। फिर एक और मिला लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ निकालता है। तो अगर हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकाला और तो क्या आंसर हो सकता है? बी का 1। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एक और देख लेते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और इमिशन गैप रिपोर्ट। अगर हम देखते हैं इमिशन गैप रिपोर्ट निकालेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 1 हो गया, तो बी का 1 हो गया, इसका मतलब है बी वाला आंसर इसका सही हो गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ए का 3, बी का 1, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दैट इज सी का आपका 4 हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंड इमिशन गैप रिपोर्ट आपका सेकंड हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? बी इसका आंसर, सिंपल सा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 83, ये भी आपका इकोनॉमी से है रिलेटेड। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस का भी टच लेता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। कह रहे हैं The concept of sustainable development was popularized by the Brittle Land Report. Yes, correct. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्रिटन लैंड रिपोर्ट एक्चुअली में 1987 में जो है ये रिपोर्ट आई थी। रीजन कह रहे हैं ब्रिटन लैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट ऑफ ग्रोथ। नहीं, लिमिट ऑफ ग्रोथ जो है ये अलग है। ब्रिटन लैंड रिपोर्ट का जो एक तरीके से जो उसका थंबनेल था या उसका टाइटल था, दैट वाज आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, रीजन इज द रॉन्ग आंसर। ओके, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका सी आंसर जो होगा वो सही होगा, सी आंसर इसका सही है। लिमिट ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ जो है ये बेसिकली 1972 में रिपोर्ट आई थी। तो इसका सी वाला आंसर फिलहाल ठीक है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। ये मैच द कॉलम है, कुछ बुक्स लिखी हुई है, उसके ऑथर्स लिखे हैं। पीसीएस का थोड़ा सा ये एक एरिया रहता है कि इकोनॉमिक्स की कुछ बुक्स ऐसी पूछते हैं, तो अगर आप कर ले जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना कि अब कल से आप सारी किताबें बैठे रटिए।
एक दो बुक्स ऐसी रहती हैं जहां पर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन या गेस वर्क कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ, तो डी का 4, अब डी का 4 तो सभी मिल गया, तो और थोड़ा सा हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन, ये बेसिकली सही है, इसको मेरिडल नहीं लिखा था। द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिर्शमैन, ये भी सही है। स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कार्डर ने लिखी थी। तो ये ए बी सी डी सभी मिला हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 4, इसका बी वाला आंसर जो है वो सही होगा 1 2 3 एंड 4। सो दिस वाज द नेक्स्ट इकोनॉमी क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इकोनॉमी के क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मानता हूं इसको, इकोनॉमिक सर्वे से आया है कि 22-23 के इकोनॉमिक सर्वे में फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ने क्या उठाया ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन जब हुआ था। डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इंक्रीजिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इनमें से कोई नहीं उठा था, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, 86 का डी वाला आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। अगेन मैच दी कॉलम है, कुछ स्कीम्स हैं और उसके जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन है वो पूछा गया है। ठीक, तो जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में पर मंथ जो बेनिफिशियरी है उसको 436 रुपये देना पड़ता है पर ईयर। तो 436 रुपये पर ईयर का कंट्रीब्यूशन वो करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये। तो अगर हम देखें बी का 3, तो बी का 3 हमको मिल गया, बी आंसर सही हो गया। इकोनॉमी का एक और क्वेश्चन हो गया। हमें कोई जरूरत नहीं है सब पढ़ने की, हमारा आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही हो गया, बी का 3 मिला, आंसर हमको मिल गया, बस खत्म बात। फिर क्या है क्या नहीं है, क्यों फालतू में टेंशन लेना, आगे बढ़ना है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, रीजन एसेशन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, और ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ना, वेलफेयर आपका बढ़ना। ए बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ, रीजन क्या कह रहे हैं, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इन पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो वो ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, केवल यही एक सफिशिएंट मेजर नहीं होता टू मेजर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को मेजर करने के कई और पैमाने भी होते हैं। तो द राइट आंसर क्या होगा यहां पर कि दोनों सही है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर डी वाला सही होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, ये भी आपका सीक्वेंस में रखने को आया है। योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं। कह रहे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना। ओके, ऑब्वियस सी बात है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको हम मनरेगा कहते हैं, यूपीए की सरकार में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी जी की सरकार में शुरू किया गया था। तो ये 3 और 4 तो सही है। अब हमने 3 4 से ही निकाल लिया कि इसका बी आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या है 1 2 3 4। ईयर्स नहीं भी याद है कोई बात नहीं, पढ़ते समय तैयारी करते समय इतना तो कंसंट्रेशन बनता ही है, आदमी इतना गौर करता ही करता है कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको अब हम मनरेगा कहते हैं, ये यूपीए की सरकार में आया था, दैट इज ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। तो ये तो पहले आएगा। ये मोदी जी में आया तो मनमोहन सरकार पहले कि मोदी सरकार पहले, मनमोहन सरकार। तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये दो तो ठीक है। अब इन्हीं दोनों से हमने पकड़ लिया, बी वाला आंसर इसका सही हो गया। तो हमको आंसर सही मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, आंसर सही होना चाहिए यार। मैं तो ये जानता हूं बस, है ना, प्रीलिम्स निकलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन। कह रहे हैं सेरेल यील्ड क्या होता है, व्हाट इज
cereal yield, very simple, the amount of cereal crop produced per unit area of harvest land. First is correct, D is the correct answer. ठीक. Now next 91 कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ट्रेंड क्या रहा भारत में जुलाई सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2022 के बीच में. आग बंद करके इसको लगा दीजिए कि गवर्नमेंट कभी अपने अगेंस्ट थोड़ी कोई रिपोर्ट देगी. तो 19 से लेके 22 का मतलब है मोदी ने रहा. अब मोदी जी का कार्यकाल हो या कोई भी सरकार का कार्यकाल हो, कभी कोई कहेगा कि हमारे देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है? हमेशा कहा जाएगा बेरोजगारी दर घटी है. तो इसका सेकंड वाला आंसर सही है, पहला आंसर गलत है. तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 is true, 1 is false, B is the correct answer. क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, फिर देखते हैं नेक्स्ट 92. ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कह रहे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालते हैं? तो एकदम रटा लिया जाता है, आदमी रट लेता है इसको कि जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है ये कौन निकालता है? तो इसको प्रिंट करता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. दैट इज 3 and 4. सी इज द करेक्ट आंसर. इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट है. बात समझे? फिर आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्कीम से है 93 क्वेश्चन. इसको भी सीक्वेंस में रखना है. तो अगली बार जब जाए पेपर देने, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं 25 में पहला अटेम्प्ट देंगे, ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स में योजनाएं, स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए. ठीक है? तो स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम. ये भी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ 2014 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसके बाद आया. तो क्या हम 1-2 से आंसर निकाल सकते हैं? तो 1-2 ठीक है, पकड़ लीजिए 1-2 कहाँ है? डी है. देखिए यार, चुटकियों में आंसर निकला आपका, समझ रहे? तो इसका क्या आंसर हो गया? डी आंसर हो गया. बाकी डराने और घबराने के लिए और भोकाल बनाने के लिए दुनिया तैयार है. तमाम तरह की मार्केट है, पूरी खुली हुई बाजार है. 10 लोग आपको राय देंगे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो. समझ रहे? उसकी कोई जरूरत नहीं है. बी सिंपल, बी व्हाट यू आर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है मेरे में फिर आया, दैट इज हाँ क्वेश्चन नंबर 139. 139 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से 139 कहाँ चला गया? 139 35 36 37 38 39. ये आया. देखिए क्या कह रहे हैं. कह रहे रीजन रिसेशन क्वेश्चन. कह रहे ड्यूरिंग 23-24 सिंगापुर इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया. द इंडियन मॉरिशस treaty amendment has brought a major shift in countries as a major source of FDI to India. Okay, during 23-24 Singapore emerged as the largest source of FDI to India. Wrong, galat. America is the largest source of FDI in India. America followed by Mauritius, Singapore. Okay, तो A इसका आंसर गलत है, assertion इसका गलत है, रीजन सही है. A is wrong, A is false, R is true. तो A is false, R is true. This is the correct answer. A इसका आंसर करेक्ट है. अब एक क्वेश्चन आपका और बचता है इकोनॉमी का, दैट इज 140th क्वेश्चन. ये 140th क्वेश्चन, ये हालांकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड बट इकोनॉमी से रिलेटेड है. कह रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट. ऑब्वियस बात ये हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया बीच में. कौन सा कथन सही है? It is first of its kind initiative in free trade agreement. Yes, correct. It is first of its kind initiative in free trade agreement and the meeting was attended by the Commerce Secretary of India. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो both are correct, 1 and 2. तो दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं. तो
तो ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको आंसर्स मिल गए होंगे, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बस इस ट्रेंड को पकड़िए, इस तरीके से अपनी तैयारी करिए, और जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिया है, जिनका प्री क्वालिफाई हो रहा है, फॉर देम ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। और जिनका नहीं हो रहा है या जो थोड़ा सा डाउट में जा रहा है, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। नर हो ना निराश करो अपने मन को, आगे फिर एक बार जोश से लग जाइए, नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई तरंगों के साथ, विथ न्यू फ्लेवर, न्यू कलर फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।